डियर स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने फीचर्स पढ़े थे किसके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग बींग्स के, जिसके अंदर हम दो फीचर्स पढ़ चुके थे, ग्रोथ के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में। हमने वहाँ पे आपको बता भी दिया था कि ग्रोथ सेल डिवीजन से हो रही है, केमिकली मेटाबॉलिज्म से हो रही है। उसके बाद हमने बताया था कि ग्रोथ प्लांट के अंदर डिटर्मिनेंट होगी, एनिमल्स के अंदर क्या होगी, डिटर्मिनेंट होगी। वाइल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, मतलब एक ही जैसे है वहाँ पे। ओके बेटा, उसके बाद हमने आपको बता भी दिया था कि ग्रोथ अगर नॉन लिविंग में भी हो रही है, लिविंग में भी हो रही है, बट लिविंग में तो इंटरनली हो रही है और नॉन लिविंग के अंदर एक्सटर्नली हो रही है, जिसे हमने असर्शन नाम दिया था। और इंटरनली वाले को हमने क्या नाम दिया था, इंटरसेप्शन नाम दिया था। ओके बेटा, हमने रिप्रोडक्शन के बारे में भी क्या था, हमने रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स थी, तो हमने दोनों को ही नॉन डिफाइनिंग फीचर्स कहा था। क्या कहा था हमने, दोनों को ही नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। अब हमारे तीन और फीचर्स आएंगे। जो थर्ड फीचर होगा वो हमारे पास में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। क्या होगा हमारे पास में, मेटाबॉलिज्म होगा। तो अगर हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो हमने कहा था, वहां पे भी हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया था कि क्या होगा मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रही है केमिकल, कि हमारी बॉडी मॉलिक्यूल्स की है, मॉलिक्यूल से सेल बनी है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और हमारे हर सेल के अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होंगी। रेस्पिरेशन एक रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो हमारी बॉडी में क्या होती है, कोई चीजें टूटेंगी, कोई चीजें बनती रहती है कंटिन्यूसली। ये मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स नाम दे रहे हैं, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है हमारे अंदर, हमारी बॉडी में लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिएक्शंस होगी। और हमारी बॉडी में कोई एक रिएक्शंस नहीं है, हमारी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ द रिएक्शन होगी, और उन सबका टोटल ही, ठीक है, उन सबका टोटल ही क्या कहलाया जाएगा, मेटाबॉलिज्म कहलाया जाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, केमिकल्स की है। वो केमिकल्स क्या हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं और लार्ज साइज के। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल्स होंगे उसे हम क्या नाम दे देंगे, बायोमॉलिक्यूल्स कह देंगे। क्या कह देंगे, बायोमॉलिक्यूल्स। तो हमारे अंदर जो ये रिएक्शन हुई है, हमने कहा ना एक रिएक्शन नहीं हुई, हमारे अंदर थाउजेंड्स ऑफ द रिएक्शन होगी, और उन सब का टोटल, तो आपको याद रखनी है, एग्जैक्ट हम कहेंगे द सम ऑफ टोटल ऑफ, द सम ऑफ टोटल ऑफ all chemical reaction, all chemical reactions occur in body to maintain life। लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है, उन सब का टोटल, सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। क्योंकि हमारी बॉडी में कोई एक ही रिएक्शन नहीं हो रही, कोई सिंगल रिएक्शन नहीं हो रही, हमारी बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी लाइफ है वो क्या हो रही है, मेंटेन हो रही है। तो आपको ये याद रखना एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट हमें क्या याद रखना है, इसकी डेफिनेशन, द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकर इन बॉडी टू मेंटेन द लाइफ, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, मेटाबॉलिज्म कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, वो मेटाबॉलिज्म कहलाई जाएगी। अगर हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो हमारे क्या कभी हमारे अंदर कुछ चीजें तो क्या होंगी, बनेगी, फॉर्मेशन होगी हमारे अंदर, और कुछ चीज क्या होंगे हमारे अंदर, ब्रेक डाउन होगी। क्या होगी हमारे अंदर, ब्रेक डाउन होगी। तो फॉर्मेशन के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, एनाबॉलिज्म। क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म। और टूटने के लिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर, कैटाबॉलिज्म कहेंगे। हम क्या कहेंगे, कैटाबॉलिज्म। बन रही है यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है बायोमॉलिक्यूल्स का, फॉर्मेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म। और जो टूट रहा है, ब्रेकिंग डाउन है, ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शन से क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल्स ही टूटेंगे और एक नया मॉलिक्यूल्स बनेगा। टूट के भी एक नया मॉलिक्यूल्स बन रहा है, और जुड़ के भी क्या बन रहा है, एक नया मॉलिक्यूल ही बन रहा है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम उन मॉलिक्यूल्स को क्या नाम दे रहे हैं बेटा, बायोमॉलिक्यूल। टूट के भी प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड्स बनाए, एक नया हो गया। अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। ग्लूकोज टूट के क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स स्टार्च। ग्लूकोज क्या बनाएगा, स्टार्च बनाएगा, और स्टार्च टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। सॉरी, हम अगर प्लांट्स के अंदर बात करेंगे, और ग्लूकोज एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, और ग्लाइकोजन टूट के क्या बन रहा है, ग्लूकोज। तो कभी टूट रहे हैं तो कभी जुड़ेंगे, कंस्ट्रक्टिव होगा। तो इसलिए एनाबॉलिज्म को हम कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी
कह देंगे, क्या भी कह देंगे, कंस्ट्रक्टिव। और ये टूटती है, इसे हम क्या भी कह देंगे, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कह देंगे। क्या भी कह देंगे बेटा, हम डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कह देंगे। एनाबॉलिज्म के अंदर फॉर्मेशन होता है। अगर हम एक कॉमन एग्जांपल देंगे, फोटोसिंथेसिस इस एनाबॉलिक प्रोसेस होती है। एंड रेस्पिरेशन अगर हम बात करेंगे तो रेस्पिरेशन क्या होगी, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होगी। क्या होगी, कैटाबॉलिक प्रोसेस होगी। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, इनके अंदर भी एनर्जी आएगी और एनर्जी यूज भी हो जाएगी। क्या होगी, एनर्जी बनती भी है और एनर्जी क्या भी हो जाती है, यूज। तो अगर मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताऊं, इसको आपको सबने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 molecule of water in the presence of sunlight and chlorophyll। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, प्लस वाटर भी रिलीज होता है, प्लस क्या होती है, ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। इस ड्यूरेशन पे भी एनर्जी बनी थी, आपको सबको पता है ड्यूरेशन पे भी क्या होती है, एनर्जी बनती है। बट वो जो एनर्जी बनेगी वो एनर्जी इसी प्रोसेस में यूज कर ली जाती है। किसमें यूज कर ली जाएगी, इसी प्रोसेस में यूज कर ली जाती है, स्टोर नहीं होती। इसमें जो एनाबॉलिक के अंदर जो एनर्जी बनती है, एनर्जी जो फॉर्म होगी उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, कौन सी एनर्जी हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। और इस एनर्जी को क्या कर लिया जाएगा, यूज कर लिया जाएगा। क्या कर लेगी, यहीं पर उसे यूज करेगी, दूसरी प्रोसेस में यूज नहीं होगी। अगर हम रेस्पिरेशन हमने क्या कहा, हमने ये खाया है, ग्लूकोज खाया है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर एंजाइम्स के कारण क्या होगा बेटा, वो टूट जाएगा। ऐसे पढ़ते हो ना, क्या होता है, वो टूट जाता है। इसे आपने क्या कहा, रेस्पिरेशन। और क्या रिलीज होगी, यहाँ एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे क्या रिलीज होगी, एनर्जी। तो यहाँ पर भी पढ़ दीजिए, ग्लूकोज पोटेंशियल एनर्जी थी हमारे पास में, जो हम केमिकल एनर्जी कह रहे हैं। अब यहाँ पे कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। आप थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान देना। तो हमने मेटाबॉलिज्म को दो टाइप के अंदर डिवाइड किया। एक हमने क्या कहा, एनाबॉलिज्म, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, फॉर्मेशन कह रहे हैं। नई चीज बन रही है यहाँ पे और इसे कोई चीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, टूटना। कैटाबॉलिज्म का मतलब भी क्या हो गया, टूट गया। ब्रेकिंग डाउन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, कैटाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिज्म हो गया। और फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, एक एनाबॉलिक प्रोसेस। एनर्जी बनेगी बट इसी प्रोसेस में यूज हो जाएगी। और एनर्जी हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी के अंदर। तो यहाँ एनर्जी जो स्टोर है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। इतनी मेरी बात समझ में आई। अब अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, इस मेटाबॉलिज्म को हम क्या कह रहे हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म को हमने क्या कहा है, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई डिफाइनिंग फीचर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन इसका नहीं है। ठीक है बेटा, हमने क्या कहा इसको, हम इसे क्या कह रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है बेटा, ये डिफाइनिंग फीचर है। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे एक यूनिसेल का ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर हो, या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सबके अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी ही होगी। आगे मेरी बात समझ में। अगर इसको हम इन विट्रो करते हैं, मतलब ग्लास के अंदर हम एक केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, हम क्या करवाएंगे, ग्लास के अंदर हम एक केमिकल रिएक्शन करवाते हैं हम, तो क्या होगा। अब ये बताओ मुझे भी, ग्लास के अंदर हमने एक केमिकल रिएक्शन करवा दिया है, तो क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो जो ग्लास के अंदर हम एक काम करवा रहे हैं, ना तो उसे हम लिविंग कहते हैं ना नॉन लिविंग कहेंगे। तो हमने एक अलग से करवाई है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक। आइसोलेटेड जो हमने केमिकल रिएक्शन करवाई है, आइसोलेटेड एक जो हमने केमिकल रिएक्शन करवाई है, वो नाइदर तो लिविंग है, ध्यान देना, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। वो रिएक्शन को हमने ना तो लिविंग थिंग कहा ना ही नॉन लिविंग, बट वो लिविंग रिएक्शन जरूर है। हमने उसे लिविंग में क्यों नहीं
नहीं काउंट किया बिकॉज हमने अभी बताया हमारे अंदर कोई एक रिएक्शन नहीं हो रही, हमारे अंदर थाउजेंड्स ऑफ द रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? थाउजेंड्स ऑफ द रिएक्शन। उसे हमने लिविंग और नॉन लिविंग की कैटेगरी में तो नहीं कहा, बट दिस आइसोलेटेड रिएक्शन शुड बी, क्या है बेटा? वो शुड बी अ लिविंग रिएक्शन। वो एक लिविंग रिएक्शन, जैसे हमारी बॉडी में एक रिएक्शन हो रही है वैसी रिएक्शन जरूर है, बट उसे हमने लिविंग या नॉन लिविंग में काउंट नहीं किया। इसीलिए कि वो लिविंग रिएक्शन है, जब हमने उसे आइसोलेट किया है तो रिएक्शन कैसी है? लिविंग जैसी है, लिविंग रिएक्शन है वो। इसीलिए हमने मेटाबॉलिज्म को क्या कहा है? एक डिफाइनिंग फीचर कहा है। नॉन लिविंग के अंदर ये नहीं मिलती है, नॉन लिविंग के अंदर ये नहीं मिलेगी। सो मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ये नॉन लिविंग के अंदर नहीं मिलती है। इस तरह से आपकी स्टेटमेंट लिखी मिल सकती है असर्शन रीजन के अंदर कि आइसोलेटेड केमिकल रिएक्शन नाइदर बी लिविंग नॉर नॉन लिविंग। क्या आपकी सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास सही है। अब आ गया कि आइसोलेटेड रिएक्शन शुड बी लिविंग रिएक्शन। बिल्कुल ये रिएक्शन तो है, लेकिन हमने इसको लिविंग या नॉन लिविंग में काउंट नहीं किया। लिविंग मतलब एक ऑर्गेनिज्म का नाम उसे हम नहीं दे रहे हैं। क्लियर सारे बच्चों को? आई मेरी बात समझ में? तो हमने थर्ड फीचर पढ़ लिया, और थर्ड फीचर हमने क्या पढ़ा है? इसका मेटाबॉलिज्म। क्या पढ़ा हमने? इसका मेटाबॉलिज्म पढ़ा। आगे बेटा मेरी बात समझ में? तो मेटाबॉलिज्म में हमने क्या कहा? रिएक्शंस होंगी। क्या होंगी? ये रिएक्शंस होंगी। और कैसी रिएक्शन होती है? केमिकल रिएक्शन होती है, और कोई एक रिएक्शन नहीं हो रही है, वो थाउजेंड्स ऑफ द रिएक्शन। इसलिए इसको हमने कैसे डिफाइन किया? फटाफट बोलना मेरे साथ में, कैसे डिफाइन किया हमने इसको? वेरी गुड। द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर इन आवर बॉडी, जिससे हमारी लाइफ मेंटेन हो रही है, उसे हम क्या कह रहे हैं? मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म में कोई चीज बनेगी तो कोई चीज टूटती है, तो एनाबॉलिज्म होगा और कैटाबॉलिज्म होगा। एनाबॉलिज्म को कंस्ट्रक्टिव बनना, कंस्ट्रक्शन करना होता है ना, तो कंस्ट्रक्टिव और टूटने के लिए हम डिस्ट्रक्टिव वर्ड लगाते हैं। क्लियर सारे बच्चों को? आई मेरी बात समझ में? और मेटाबॉलिज्म को हमने एक डिफाइनिंग फीचर कहा है। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ नंबर पे बात करेंगे, यहाँ पे फोर्थ फीचर अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अपने सब ने पढ़ा है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किसकी बनी हुई होती है? सेल की। आप सेल को क्या कहते हो? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की सेल हमारी क्या है? फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या हो गई है? बेसिक यूनिट भी है। आप उसे क्या कहते हो? कि स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, और उसे आप क्या कहते हो? कि फंक्शनल यूनिट भी है। क्या है बेटा? फंक्शनल यूनिट। हमारी लाइफ की शुरुआत किससे होती है? सेल से। चाहे वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। भाई हम मल्टी सेलुलर है और हमारी भी लाइफ एक ही सेल से हुई है नहीं है? बता सकते हो मुझे? क्या स्टेटमेंट सही है कि आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स arise from a single cell? क्या आप कह सकते हो कि आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम अ सेल? कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एक सिंगल सेल से अराइज हुआ है? क्या स्टेटमेंट सही है? बता सकते हो? यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट, क्योंकि हम किससे बने हैं? जाइगोट से बने हैं। रिप्रोडक्शन हुआ, स्पर्म, हैप्लॉइड सेल, फिर एक क्या होगा? हैप्लॉइड सेल। इन दोनों का फ्यूजन होगा, और जब पहला जाइगोट बनता है, जाइगोट क्या होता है? एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर डिप्लॉइड, और ये जाइगोट कंटिन्यू डिवाइड करेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिटस, फिटस से इन्फेंट बनता है। तो हम कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी लाइफ भी किससे हुई है? एक सिंगल सेल से। तो हमने सेल को क्या कहा है? बेसिक यूनिट, बेस बनाएगी। ठीक है। और सेल स्ट्रक्चरल, क्योंकि सेल ही मिलके क्या बना रही है? टिश्यू बना रही है। टिश्यू मिलके क्या बना रहा है? ऑर्गन बना रहा है। ऑर्गन मिलके क्या बना रहा है? ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। और ऑर्गन सिस्टम बना के क्या बनाता है? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर में, बट यूनिसेलुलर भी तो होता है कि अमीबा। फिर अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है, इज यूनिसेलुलर या यूनिसेल स्ट्रक्चर behave like an organism?
क्या आप उसे कह सकते हैं कि एक सिंगल सेल है और क्या वो एक ऑर्गेनिज्म के जैसा है? तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आएगा? बिल्कुल है। आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो, अमीबा। अमीबा कैसा होता है? सिंगल सेल्ड है। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड है। उन सब में भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, वो सब भी अपना काम कर रहे हैं, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज की हेल्प से कर रहे हैं, सबके अंदर परफॉर्मेंस है। एक सिंगल सेल भी एक ऑर्गेनिज्म है और एक मल्टी सेल भी क्या है? पूरी तरह से ऑर्गेनिज्म है। चाहे किसी तरह का भी ऑर्गेनिज्म है, शुरुआत उसकी किससे है? सेल से। सेल एक सेल वाला हो गया तो इसे हम यूनिक कह देंगे, बहुत ज्यादा सेल वाला स्ट्रक्चर हो गया तो इसे हम क्या कह देंगे? मल्टी सेलुलर कह देंगे। और ये सबके अंदर है। अगर किसी के अंदर भी if anyone do not have सेल स्ट्रक्चर, अगर उसके अंदर सेल स्ट्रक्चर नहीं है, किसी की भी डेफिशिएंसी है, सेल का कोई भी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है उसके अंदर, तो उसे हम लिविंग नहीं कहेंगे। वो लिविंग की कैटेगरी में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। यही रीजन होता है कि हम वायरसेस को ना तो लिविंग कह रहे हैं और ना ही क्या कह रहे हैं? नॉन लिविंग कह रहे हैं। लिविंग क्यों नहीं कह रहे हैं उसे? क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है? सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा है, आपने ये जरूर सुन रखा है कि भाई वायरसेस को ना लिविंग मान रहे ना नॉन लिविंग। नॉन लिविंग तो सबको पता है कि बाहर है, और लिविंग आप ये तो पता है कि नॉन लिविंग क्यों? क्योंकि बाहर है तो वो नॉन लिविंग हो गया। किसी की बॉडी के अंदर चला गया तो आप उसे क्या कह देते हो? लिविंग कह देते हो। बट आपको पता है कि हम उसे लिविंग और नॉन लिविंग क्यों नहीं कहते हैं? उसे हम लिविंग और नॉन लिविंग क्यों इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि उसका कि वायरसेस डू नॉट हैव देयर सेलुलर मशीनरी, इनकी खुद की कोई सेलुलर मशीनरी नहीं है। वो दूसरे की होस्ट का ही यूज करेंगे, या तो उनके अंदर क्या मिलेगी? प्रोटीन लेयर ही मिलेगी, या आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलता। आपको सबको पता है सेल मेम्ब्रेन नहीं होती उनके अंदर, एक प्रॉपर साइटोप्लाज्म नहीं है, इसीलिए उनको हमने क्या कहा? लिविंग और नॉन लिविंग क्या कहा? उसको लिविंग और नॉन लिविंग की कैटेगरी में हमने रखा है। अगर किसी में भी सेल का कोई भी इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो इसे हम ऑर्गेनिज्म ही नहीं कहेंगे, इसलिए हमने इसे नहीं कहा। बाकी हर एक जो है वो क्या होगा? सेल और टिश्यू और ये सब चीजों से बना है, चाहे वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो हर एक के अंदर है, तभी उसे हम लिविंग मान रहे हैं, तभी उसे हम क्या कह रहे हैं? लिविंग मान रहे हैं। इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी हम क्या कहेंगे? डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हमने क्या कहा? इसको डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा है। क्या कहा हमने बेटा? इसको डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा है। आई मेरी बात समझ में? क्लियर सारे बच्चों को? तो हमने क्या कहा भाई? सेल को हमने क्या कहा? आपके 9th क्लास के अकॉर्डिंग ही हो गए कि सेल को हमने क्या कहा है? एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हमने क्या कहा? डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई भी कंपोनेंट उसका नहीं रहेगा तो वो लिविंग की कैटेगरी के अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए सेल अपने आप में क्या है? एक ऑर्गेनिज्म की तरह भी बिहेव करती है। इसे हमने अमीबा के बारे में बताया, बैक्टीरिया, और सेल एग्रीगेट होकर टिश्यू बना सकती है, ऑर्गन सिस्टम, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाएगा। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने क्या कहा बेटा? एक डिफाइनिंग फीचर कहा है। क्लियर? लास्ट जो फीचर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा? जो एक लास्ट फीचर आ जाएगा और जो सबसे मेन है, टेक्निकल अगर हम बात करेंगे, फीचर टेक्निकल मेन फीचर है, उसे हम क्या कह रहे हैं? कॉन्शियसनेस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसे? कॉन्शियसनेस कह रहे हैं। आखिरी का जो फीचर आ जाएगा हमारे पास में वो क्या आएगा? कॉन्शियसनेस आएगा। क्या आएगा? कॉन्शियसनेस। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा? 5th जो फीचर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? कॉन्शियसनेस। क्या आएगा? कॉन्शियसनेस। इसे भी हम क्या कहते हैं? इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये भी क्या? एक डिफाइनिंग फीचर है। अब आता है कि कॉन्शियसनेस है क्या? हमारे एनसीईआरटी में पहली लाइन क्या लिखी हुई है? इट इज मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल फीचर। टेक्निकल वर्ड यहां यूज किया गया है। टेक्निकल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
organism in which they detect the sense, इसमें क्या डिटेक्ट करते हैं, सेंस डिटेक्ट करते हैं। अब सबको पता है भाई कॉन्शियसनेस, जैसे कि बाहर किस तरह का एनवायरनमेंट है, गर्मी है आपको पता लगता है, सर्दी है आपको पता लगता है, आप किसी भी तरह की स्टिमुलाई को एहसास करते हो और उसके अगेंस्ट क्या देते हो, आप एक रिस्पॉन्स दोगे। तो यही चीज क्या कहलाई जाती है, कॉन्शियसनेस कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है, कॉन्शियसनेस, कि हमारे अंदर किसी भी सेंस को रेस्पॉन्ड करने की पावर है। क्या है बेटा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी सेंस को रेस्पॉन्ड करेगा, किसी भी सेंस को डिटेक्ट करेगा और उसके अगेंस्ट क्या देगा, वो एक रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्ड करने की पावर है। वही चीज क्या कहलाई गई है, कॉन्शियसनेस कहलाई गई है। मेरे पास ये डस्टर है, इसको आप कितना भी टच कर लो इसे एहसास ही नहीं है, ये नॉन लिविंग के अंदर है। आपको कोई टच करता है, आपको कोई ठंडी चीज टच हुई तो आपको पता लगता है कि क्या ठंडी है, आपको पता लगता है कोई गर्म चीज टच हुई है तो आपको क्या पता लगता है, उसका सेंस होता है और उसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्ड भी करते हो। अगर गर्म चीज से हमारा हाथ टच होता है तो हमने हमारे हाथ को रिमूव किया, विड्रॉ किया है, तो ये हमारे अंदर क्या हो गया, एक सेंस को डिटेक्ट किया, स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया और हमने उसके अगेंस्ट क्या दिया, एक रिस्पॉन्स दिया है। आप इसको 10th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हो, पढ़ के आए हो। हम स्टिमुलाई की अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे, एनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एनी चेंज कहेंगे हम, क्या कहेंगे जैसे हम एनी चेंज इन internal and external environment by which organism gave response, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म क्या देता है, रिस्पॉन्स देगा, उसे हम क्या कहेंगे, स्टिमुलाई। और रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, एक्शन अगेंस्ट अ स्टिमुलाई, उसे हम क्या नाम देंगे, रिस्पॉन्स देंगे। आपको सबको पता, आप 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए भाई, सब ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है ये। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे प्लांट्स के अंदर, तो आपने प्लांट्स के अंदर पढ़ा है, बिल्कुल सेंस करेंगे, ये लाइट के अकॉर्डिंग भी करते हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी करते हैं ना, वाटर के अकॉर्डिंग भी करते हैं, टच के अकॉर्डिंग भी करते हैं, हर तरह के अकॉर्डिंग एक रेस्पॉन्स देते हैं। तो प्लांट्स के अंदर भी क्या है, कॉन्शियसनेस। आपने पढ़ा है फोटोट्रॉपिज्म, आपने जियोट्रॉपिज्म पढ़ा है, आपने थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मोनास्टिक भी पढ़ा है, आपने पढ़ा है ना बेटा, ये सारी चीजें। तो ये क्या हो गया, कॉन्शियसनेस को शो कर रहा है। और कौन शो कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम यहाँ पे अगर एक सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, प्रोकैरियोट की बात करेंगे और हाईली कॉम्प्लेक्स और यूकैरियोट की बात करेंगे, तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस फ्रॉम प्रोकैरियोट टू, बैक्टीरिया भी करते हैं रेस्पॉन्स, हाई टेम्परेचर पे कम होता है, उनकी अपने आप कैपेबिलिटी कम हो गई, जो सर्वाइव नहीं कर पाते। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमने क्या कहा, फ्रॉम प्रोकैरियोट टू हाईली कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट, highly complex eukaryotes. So consciousness क्या शो करते हैं, वो कॉन्शियसनेस को शो करेंगे, करते हैं नहीं करते हैं। और बहुत ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैनी ऑर्गेनिज्म have the capability to reproduce, have the capability to reproduce according to photo periods, according to photo periods। फोटो पीरियड मतलब लाइट के ड्यूरेशन पे। बहुत ऑर्गेनिज्म ऐसे जो रिप्रोडक्शन तभी करेंगे ड्यूरेशन लाइट के अंदर। देखो हम ह्यूमन बीइंग तो एवरी ईयर में कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे ऊपर ही फोटो पीरियडिज्म लागू नहीं होता। बट अगर हम बात करेंगे प्लांट्स के केस के अंदर और कुछ एनिमल, काऊ आपने देखा है, आप आसपास हम रूरल फैमिलीज से बिलोंग कर रहे हैं, बफेलो है, डॉग है, कैट है, इन सबको अगर आपने देखा अपने आसपास इन एनिमल को, एक पर्टिकुलर इनका ब्रीडिंग पीरियड होता है, ब्रीडिंग सीजन होता है नहीं होता है। इन्हीं सीजनों के अंदर ये क्या करेंगे, मतलब कि इनका क्या होता है, ये इस टाइम पे क्या करता है, गेस्टेशन पीरियड इनका पूरा होता है, न्यू यंग वंस को जन्म देते हैं। आफ्टर दैट जुलाई अगस्त के अंदर ये क्या करते हैं, इनका ब्रीडिंग पीरियड आता है। बट हम ह्यूमन बीइंग को थ्रू आउट करते हैं। तो ये फोटो पीरियड, इनका रिप्रोडक्शन भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोटो पीरियड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसे अगर हम बात करेंगे प्लांट्स के अंदर,
तो जो फ्लावरिंग होगा, इनका रिप्रोडक्शन भी फ्लावरिंग आ रहा है, तो ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, फोटो पीरियड, लाइट इंटेंसिटी। आप 11th क्लास को इसको बहुत डिटेल में फोटो पीरियडिज्म इन प्लांट्स बहुत डिटेल के अंदर आप पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बनेगा यहाँ पे। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे हर ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है वो क्या कर रहा है बेटा, एक कॉन्शियसनेस को क्या करता है, बताता है। एक किसी भी स्टिमुलाई को वो क्या कर रहा है, उसने रिसीव किया और वो क्या देता है, एक रिस्पॉन्स देगा। क्लियर सारे बच्चों को? इसलिए हमने कॉन्शियसनेस को क्या कह दिया, डिफाइनिंग फीचर कह दिया। और ये मोस्ट ऑब्वियस है, मतलब है, क्योंकि नॉन लिविंग में तो नहीं है ये। हालांकि मेटाबॉलिज्म इज आल्सो नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग, ठीक है, किसको भी नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, इसको हमने मोस्ट ऑब्वियस इन द टेक्निकल फीचर कहा है, जो प्रोकैरियोट से लेके हर यूकैरियोटिक कॉन्शियसनेस को शो करेगा। और मैनी ऑर्गेनिज्म तो ऐसे जो फोटो पीरियडिज्म के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी करते हैं, इनको जैसे कि डिफरेंट एनिमल्स के अपने अपने ब्रीडिंग सीजन होते हैं, उसी ब्रीडिंग सीजन में ये ब्रीड करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। ऐसे प्लांट्स के अंदर भी लाइट इंटेंसिटी डिपेंड करेगी। इसमें आप लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट्स पढ़ेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? अब हम ह्यूमन बींग्स, अब इसी के साथ में हमारे एनसीईआरटी के अंदर एक और टर्म लिखी गई है। एनसीईआरटी के अंदर इसी के साथ हमारी क्या लिखी गई है, एक और टर्म भी लिखी गई है। उसमें लिखा गया है सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या लिखा गया उसके अंदर बेटा, सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में लिखा गया उसके अंदर, सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसमें लिखा है बट ह्यूमन बींग्स, इसको ओनली एंड ओनली कौन शो करेंगे, ह्यूमन बींग, ओनली एंड ओनली शोन बाय, और दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं करेगा, इसको ओनली कौन करेगा, ह्यूमन बींग। सेल्फ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में क्या डिफरेंस है? कॉन्शियसनेस का मतलब किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट हमने कोई रिएक्शन दी है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, कॉन्शियसनेस। हमें गर्मी लगती है बाहर की तरफ तो हम पसीना रिलीज हुआ, सर्दी लगी तो हम हमारी बॉडी कपकपाई, तो ये सारे हमने कॉन्शियसनेस का। सेल्फ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्शन ऑफ आवर सराउंडिंग, आसपास के बारे में हमने रेस्पॉन्स दिया। रेस्पॉन्स हमने किसके अकॉर्डिंग है बेटा, सराउंडिंग से, उसे हमने क्या कहा, कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अपने भी अंदर, कॉन्शियसनेस अपनी भी करना और सराउंडिंग के अंदर भी, हम क्या कहेंगे बेटा, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस ऑफ हिमसेल्फ, अपनी भी करना, एंड सराउंडिंग के अंदर भी हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, सेल्फ कॉन्शियसनेस। जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो हमारी खुद की हिमसेल्फ एंड द सराउंडिंग, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। भाई अब आप हमें बताना, ये तो नॉर्मल हमने कॉन्शियसनेस कह दिया, मतलब कॉन्शियसनेस का जो ऊपर वर्जन हम क्या कहेंगे, उसे हम सेल्फ कॉन्शियस नहीं कहेंगे। हम ह्यूमन बीइंग है या नहीं, हमें गर्मी लगी, हमने टेक्निकल, हमने पंखे कूलर चला दिए, हम नॉर्मल कंडीशन में आ गए, हमने एनवायरनमेंट को तो प्रिडिक्ट किया, लेकिन हमने हमारे भी ध्यान रखा, तो हम किसके अंदर आ गए, सेल्फ कॉन्शियसनेस के अंदर आ गए। किसके अंदर आ गए, सेल्फ कॉन्शियसनेस। इवन हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि भाई अब थोड़ी सी भक्की हो रही है तो क्या आ सकती है, बारिश के आसार लग रहे हैं, मौसम ऐसा हुआ तो हमने क्या कह दिया, बारिश। तो इसे हमने क्या कहा, हम अपने की भाई बारिश आने वाली, हमने अपने आप को पहले ही प्रोडक्ट कर लिया, तो ये चीज क्या कहलाई जाएगी, सेल्फ कॉन्शियसनेस कहलाई जाएगी। हमने सराउंडिंग को तो प्रोडिक्ट किया, लेकिन साथ साथ में हमने हमारा भी ध्यान रखा, वो चीज क्या कहलाई जाती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस कहलाई जाती है। एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। क्यों हुई है, बिकॉज इन हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ये ब्रेन है, इन ह्यूमन बीइंग्स जो ब्रेन है वो हाईली डेवलप्ड है, तुम्हें हर तरह की सेंसेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है बेटा, अब तुम्हारा थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ गया कि कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप क्या लिखोगे, यस। अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस आ गया डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप क्या लिखोगे, नो, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है, वो खाली किसके अंदर मिलेगा, ओनली एंड ओनली इन द ह्यूमन बीइंग्स में मिल रहा है। हम हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमने टेक्निक्स की यूज की है,
हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फ्यूचर मतलब आप देखते हो मौसम की भविष्यवाणी निकालते हैं, तो ये हमारा है, हम सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है, भाई ये तूफान आएगा, इसका ध्यान रख लेना। यहाँ पे तूफान, अभी कोलकाता के अंदर तूफान आया, उड़ीसा के अंदर आया अम्फान, तो वहाँ पे आ चुका है, तभी उन्होंने सबको कि यहाँ पे खतरा है, तो वहां से सारी चीजों को हटा दिया गया है। तो यही चीज क्या कहलाई जाएगी? सेल्फ कॉन्शियसनेस कहलाई जाएगी, जो और ऑर्गेनिजम्स में नहीं है। आपको यहाँ ध्यान देना है, कॉन्शियसनेस इज फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, is feature of all living organism, but self consciousness is the feature of only human being, not the all living organisms. क्लियर? तो हमने यहाँ पांचों फीचर्स कर लिए, ठीक है। हमने क्या कर लिया बेटा? यहाँ पे पांचों फीचर्स कर लिए, ग्रोथ पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया, देन हमने क्या पढ़ लिया बेटा? उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, और उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया? कॉन्शियसनेस पढ़ लिया। अब हमारे एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 पर जो लास्ट पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, इसी कॉन्शियसनेस के सेकंड लास्ट पैराग्राफ में हमारे पास एक और चीज दी हुई है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी कहा, आपको ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझने की चीज है। अब एकदम से एनसीईआरटी में जाओगे तो आपको ये समझ नहीं आएगी, तो जो मैंने आपको करवाया वो पूरी तरह से बहुत अच्छा करवाने की कोशिश की है। तब ध्यान देना, उसमें लिखा है कि इफ अ पेशेंट इज इन कोमा, कोमा का मतलब क्या कहते हैं? ब्रेन डेड है। क्या है वो पर्सन? क्या है? ब्रेन डेड। उसका ब्रेन खाली काम नहीं कर रहा, बाकी उसके हर ऑर्गेनिज्म काम कर रहे हैं। क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग, उसकी बात कर लिखा गया है, ठीक है। पेशेंट इज इन कोमा और ब्रेन डेड। उस डॉक्टर ने उसे क्या बताया कि भाई कोमा में है, उसका ब्रेन डेड हो चुका है। देन यू विल कंसीडर हिम एज अ लिविंग और नॉन लिविंग। अब उसे किसके अंदर कंसीडर करेंगे? और क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया गया। आप बताओ भी कोमा में, क्या आप उसे लिविंग मान रहे हैं नॉन लिविंग? भी कोमा में हम उसे क्या कहेंगे? लिविंग है, क्योंकि अंदर उसके बाकी खाली उसका ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस को फील नहीं कर रहा, मतलब सेल्फ, वो पर्सन है, ह्यूमन बीइंग, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं करेगा, बाकी उसके अंदर हर चीज है, उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रही है। हमने क्या कहा? मेटाबॉलिज्म है तो लिविंग है। उसके अंदर हमने क्या कहा? भी क्या भी हो रही है उसके अंदर? वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बेस सेल टिश्यू, सारी चीजें हैं उसके अंदर। फिर हमने क्या कहा? उसके अंदर कॉन्शियसनेस है। अब आप कहोगे ब्रेन ही काम नहीं कर रहा, तो कॉन्शियसनेस कैसे कह रहे हो आप? टच करोगे तो उसे एहसास नहीं होगा, बट हमने उसको कॉन्शियसनेस, डॉक्टर के वे में हम कॉन्शियसनेस क्या कहेंगे? कि वो दवाइयां ले रहा है, जो मेडिसिन ले रहा है, उसके अगेंस्ट क्या कर रहा है? वो रिस्पॉन्स कर रहा है, वो दवाइयां उसके अंदर जाके काम कर रही है, मतलब वो कॉन्शियसनेस है उस दवाइयों के लिए। बाहर एक्सटर्नली बेशक से वो कॉन्शियस नहीं है स्टिमुलाई के अगेंस्ट, बट इंटरनली क्या कर रहा है? उसके अंदर भी ये मेडिसिन ने काम किया, उसे भूख लगती तो बाहर से दवाई दी जा रही है, खाना दिया जा रहा है, तो कॉन्शियसनेस है। बट उसके अंदर क्या नहीं होगी? सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगी। क्या नहीं होगी? उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, बट उसके अंदर क्या है? कॉन्शियसनेस है। उसकी बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसलिए उसे हमने क्या कहा है? लिविंग कहा है। क्या कहा है उसके अंदर? लिविंग। क्यों भाई? कोमा वाला पर्सन 2 दिन में भी आ सकता है कोमा से बाहर, बोलते हैं डॉक्टर, या फिर 6 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, कितने भी साल लग सकते हैं, बट उसे हमने नॉन लिविंग थोड़ी ना कहेंगे। उसका खाली ब्रेन डेड हुआ है, बाकी वो पर्सन क्या है? लिविंग, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट लाइफ प्रोसेस क्या होती रहती है? कंटिन्यूटी में चलती रहती है। क्लियर? अब इसका लास्ट पैराग्राफ अगर हम बात करेंगे एनसीईआरटी का, 11th एनसीईआरटी का, तो हमने जितने भी प्रोसेस देखिए, all of these process, all of these features are in living organism with underlying interactions। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी फीचर्स है वो इंटरेक्शन के साथ काम कर रही है। किसके साथ काम कर रही है? वो इंटरेक्शन के साथ में काम कर रही है।
अकेले अकेले काम नहीं कर भी, सेल ने अपना काम कर दिया, इसने अपना काम कर दिया, नहीं, वो एक इंटरेक्शन के साथ काम कर रही है। सारी चीजें हमारे अंदर हो रही है, मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है, इंटरेक्शन में रेगुलेट कर रही है, सारी चीज कर रही है। तो एक अंडरलाइन इंटरेक्शन है। और इसको समझाने के लिए क्या बताया है, हम किसके बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स के बने हुए, एटम्स के बने, एटम से मॉलिक्यूल बना, उसने क्या बना दिया, सेल बना दिया, सेल से क्या बन गया है, टिश्यू बन गया, टिश्यू जुड़ा क्या बन गया, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या हो गए, ऑर्गन सिस्टम्स हो गए, और फिर जाके क्या बन गया, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म, क्या बन गया, फिर जाके ऑर्गेनिज्म बन गया। अब मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो सेल में नहीं है, सॉरी, जो मॉलिक्यूल से ज्यादा प्रॉपर्टी किसके अंदर हो गई है, सेल के अंदर, सेल से ज्यादा प्रॉपर्टी किसके अंदर हो गई है, टिश्यू के अंदर, टिश्यू से ज्यादा प्रॉपर्टी किसके अंदर हो गई है, ऑर्गन के अंदर, और ऑर्गन से ज्यादा किसके अंदर हो गई, ऑर्गन सिस्टम में, और ऑर्गन सिस्टम से ज्यादा किसके अंदर हो गई है, ऑर्गेनिज्म में हो गई है, किसके अंदर हो गई है, ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं उससे ज्यादा कौन कर रहा है, सेल काम कर रही है, सेल ऑर्गेनेलिज की हेल्प से, और सेल से ज्यादा कौन काम कर रहा है, टिश्यू कर रहा है, करा है नहीं करा भाई, ग्रुप ऑफ द सेल्स हम कह रहे हैं क्या करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और टिश्यू से ज्यादा कौन कर रहा है, ऑर्गन कर रहा है, ऑर्गन से ज्यादा कौन कर रहा है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ने क्या बना दिया, ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो प्रॉपर्टी जैसे जैसे हम जा रहे हैं हायरार्की लेवल के अंदर, जो प्रॉपर्टीज हैं सबकी जैसे जैसे हम जा रहे हैं हायरार्की के अंदर, वो क्या हो गई है, कॉम्प्लेक्स हो गई है इन अ हायरार्की। हायरार्की का मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो आगे की तरफ ये प्रोसीड हो रहा है, सेल से टिश्यू बना, ऑर्गन बना, तो उतनी प्रॉपर्टीज भी, सारी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हो गया है, प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई है, कॉम्प्लेक्स हो गई है। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, इंटरेक्शन कह रहे हैं, कि हाँ एक चीज किसके साथ में काम कर रही है, इंटरेक्शन के साथ में काम कर रही है। अगर मैं आपको एक सीधी सी बताऊं, रेस्पिरेशन हमने किया, हमने सांस लिया, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के लिए हमने सांस, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने खाना खाया, हमारे अंदर पूरा का पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहां से ग्लूकोज बना, डाइजेस्ट किया, ब्लड के अंदर चला गया, हमने ग्लूकोज ने, अभी ग्लूकोज बस डाइजेस्ट हुआ है, एनर्जी कब देगा, जब हमारे अंदर ऑक्सीजन जाएगी, हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, वो ब्लड में गई, ब्लड से कहाँ गई, सेल में, सेल से उसने क्या बनाया है, हमारे पास में एनर्जी रिलीज किया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो गया। तो किसके अंदर काम किया, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया। हमें उस चीज को सांस लेने के लिए एक ऑर्गन सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ी, और ऑर्गन सिस्टम किससे बना, ऑर्गन से बना है, भाई नोज है, फिर हमारे लंग्स क्या है, ट्रैकिया है, फिर हमारे पास क्या आएगा, लंग्स आएगा, और ऑर्गन किससे बने हैं, टिश्यू से बने हुए, आपको सब, और टिश्यू किससे बने हुए, सेल से बने, तो जाके काम कहाँ पे हो रहा है, आखिरी में सेल के अंदर। तो ये हमारे अंदर हर चीज क्या करेगी, इंटरेक्शन, लेकिन जैसे जैसे हम हायर की तरफ जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन उतना ही कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, और उसकी प्रॉपर्टी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती हुई चली जाएगी। क्लियर। तो हमने, और लास्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे यहाँ पे, अब इसमें दी हुई है कि इसलिए इन सब चीजों के काम हमारे अंदर ये इंटरेक्शन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है बेटा, ये इंटरेक्शन होता है, क्या होता है, इंटरेक्शन है, हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, हम अपनी कॉपी बना रहे हैं, ठीक है, हमारे अंदर ग्रोथ है, सेल डिवाइड हो रही है, हम इवोल्व हुए, हम इवोल्व होके एक नई चीज बनती हुई चली गए हैं, जैसे आप 10th क्लास के अंदर पढ़े, ठीक है, हमारे अंदर क्या है बेटा, एक इंटरेक्शन हुआ है, हमारे अंदर क्या हुआ है बेटा, एक इंटरेक्शन हुआ है, हमारे अंदर इंटरेक्शन हुआ है, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बने, और हमारे अंदर किसकी पावर है, डिटेक्शन की पावर है, बाहर जो भी स्टिमुलाई मिल रही है उसे हम क्या कर रहे हैं, पा रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफाइंड एज, क्या कहेंगे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग किससे ले लेंगे बेटा आप, ग्रोथ हुई, डिवीजन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ है, इवॉल्विंग हुए, हम पहले सिंपल थे फिर कॉम्प्लेक्स बने इस तरह से, इवॉल्विंग हुए, और हम क्या है बेटा, सेल्फ रेगुलेटिंग है, क्या हम अपने आप, मेटाबॉलिज्म हो रहा है हमारे अंदर, सेल्फ रेगुलेटिंग है, विच हैव द सेल्फ रेगुलेटिंग एंड इंटरेक्शन, सेल्फ इंटरेक्शन,
have the capability to detect the sense, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, लिविंग बींग्स कहलाए जाएंगे। तो हमने सबसे पहले हमने चार, अगर हम नॉर्मल बात करेंगे तो सेल्फ रेगुलेटेड डिस्क्रीट एंटिटीज जो मैंने आपको बताया था वही सारे फीचर यहीं पे डिस्क्रीट एंटिटी में अलग है, हम रेप्लिकेट है, रिप्रोड्यूस करने की पावर है, हम इवॉल्व हुए, रेगुलेटिंग अपने आप रेगुलेट होने वाले, इंटरेक्शन है, और जिसके अंदर किसकी पावर भी है, सेंसेस की पावर है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। आई मेरी बात समझ में? तो बायोलॉजी को हम क्या कह रहे हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजी को हम क्या कह रहे हैं, लाइफ कह रहे हैं, जिसके अंदर हम जान पा रहे हैं सब चीजों के बारे में। हम यहाँ पे इवोल्यूशन पढ़ेंगे, हम यहाँ पे चीजें इवॉल्व हुई है, आज क्या है हम, कल क्या थे और कल क्या होंगे, ये सब चीजें हम क्या पढ़ रहे हैं, किसके अंदर पढ़ेंगे, बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। हम सब के अंदर एक ही जेनेटिक मटेरियल है, वी ऑल हैव मोस्टली सेम, हमारे अंदर एज डीएनए मटेरियल ही है, वायरसेस को छोड़ देंगे जहां आरएनए मिलेगा, बाकी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में वी ऑल हैव सेम जेनेटिक मटेरियल, बट एवरी ऑर्गेनिज्म शो वेरिएशन, उसके बावजूद भी क्या शो करते हैं, ये वेरिएशन को शो करेंगे। तो ये हम किसके अंदर पढ़ेंगे, बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, किसके अंदर पढ़ेंगे, बायोलॉजी के अंदर। तो ये हमने क्या पढ़ लिए, सारे के सारे लिविंग फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ लिए। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो फटाफट मेरे साथ एक बार बोलेंगे, पहले हमने क्या पढ़ा है, ग्रोथ, फिर हमने क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, दोनों का हमने डिफाइनिंग फीचर नहीं माना, फिर हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा, द सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शंस अकर इन अ बॉडी टू मेंटेन द लाइफ, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, हमने ये सारी चीजें पढ़ी। हम बाहर भी करवा सकते हैं उसे, जो हम लिविंग बीइंग ना माने बट वो रिएक्शन बिल्कुल लिविंग जैसी है, इसलिए इसको हम लिविंग रिएक्शंस ही कहेंगे। क्लियर? देन हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, देन हमने क्या कहा बेटा, कॉन्शियसनेस का। क्लियर है? सेल्फ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस में फर्क है। कॉन्शियसनेस जब हम सराउंडिंग को खाली डिटेक्ट कर रहे हैं और हम हमारे साथ साथ सराउंडिंग के अकॉर्ड को भी हम क्या कर रहे हैं, कॉन्शियस फील कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस। और ह्यूमन बीइंग के अंदर किसकी पावर है, सेल्फ कॉन्शियसनेस की पावर है। बाकी किसी ऑर्गेनिज्म में सेल्फ कॉन्शियसनेस की पावर नहीं है। इवन एक पर्सन कॉमा में भी है तो भी उसे हम लिविंग कह रहे हैं, उसमें हर पावर है बट सेल्फ कॉन्शियसनेस ही उसमें नहीं है। क्लियर? फिर हमने बताया कि हम सब एक इंटरेक्शन के साथ में है, जो सेल में प्रॉपर्टी उससे ज्यादा प्रॉपर्टी टिश्यू में, टिश्यू से ऑर्गन में, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम में ज्यादा रहेगी। इसलिए हमने इसको कैसे डिफाइन किया, हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, रिडक्शन है, व्हिच हैव द कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट द सेंसेस, जिसके अंदर क्या सेंसेस को डिटेक्ट करने की पावर है, और इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे कि टेक्सोनॉमी क्या है, जो भी हमारे पास आगे के टॉपिक आएंगे हम वन बाय वन उन्हें कंटिन्यू करवाते रहेंगे। ठीक है, ओके।